सिकंदर के सैन्य प्रमुखों की हत्या। उस रात्रि को ही इस घटना की खबर सभी शिविरों में पहुंच गई। किसी सैनिक ने इस घटना को अपने शिविर से देख लिया था। उसने तुरंत आगे सूचना दी। पहुंचते पहुंचते यह सूचना सिकंदर तक आ पहुंची। तब तक सुबह हो चुकी थी। सिकंदर को यह सूचना उसके निकटतम सैन्य प्रमुख ने दी थी तो वह चौंक पड़ा। साथ ही उसका चेहरा तमतमा गया। तमतमाए चेहरे से सिकंदर उस स्थान पर पहुंचा जहां उन 4 सैन्य अधिकारियों की लाशें पड़ी थीं, यानी जिन्हें रात्रि में फिलिटिस के असंतुष्ट सैनिकों ने मार डाला था। चारों मृत सैन्य अधिकारियों को देखकर सिकंदर की आंखों से क्रोध की चिंगारियां फूटने लगी। उसके सामने सभी सैनिक एकत्र थे। फिलिटिस भी एक ओर खड़ा था। सभी को क्रोध से घूरते हुए सिकंदर ने दहाड़ते स्वर में पूछा, किसने की है ये गद्दारी? जो भी हो वह तुरंत मेरे सामने आ जाए। यदि वह स्वयं आ जाएगा तो मैं उन्हें माफ भी कर सकता हूं, वरना मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सिकंदर के कहने पर वहां सन्नाटा छा गया। वह बारी बारी उपस्थित सैनिकों के चेहरों को देख रहा था। हालांकि उसे उन सैनिकों का पता चल चुका था जिन्होंने सैन्य अधिकारियों को मौत के घाट उतारा था, क्योंकि अपने शिविर से रात्रि को इस घटना को देखने वाले सैनिक द्वारा ही सिकंदर तक सूचना पहुंची थी। परंतु सिकंदर की मंशा थी कि वे सैनिक स्वयं ही उसके सामने आकर अपना अपराध स्वीकार कर ले, परंतु कोई सामने नहीं आया। सिकंदर प्रतीक्षा करता रहा, किंतु फिर भी सैनिक उसके सामने आकर नहीं खड़े हुए तो उसकी तीखी दृष्टि उन्हीं सैनिकों पर पड़ी। अपने ऊपर सिकंदर की भेदती हुई तीखी दृष्टि पड़ते ही वे सैनिक सकपका उठे। उनके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। उनकी भाव भंगिमाओं से सिकंदर को विश्वास हो गया कि उसे प्राप्त सूचना सही थी। अतएव उसने बारी बारी उन्हीं सैनिकों को अपने सामने आने का संकेत किया। सिकंदर के इस निर्देश की उपेक्षा करने का उन सैनिकों में साहस नहीं हो सका। वे बारी बारी आते गए और सिकंदर के सामने आकर खड़े होते गए। अब मैं अंतिम बार पूछता हूं, सिकंदर उन्हें अग्नेय नेत्रों से घूरते हुए बोला, मेरे 5 सैन्य अधिकारियों को तुमने मारा या नहीं? सिकंदर के इस प्रश्न का उत्तर फिर भी उन सैनिकों के मुंह से जब नहीं निकला तो सिकंदर ने दहाड़ कर कहा, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूं। इतना कहकर उसने अपने एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा, इन सब की गर्दन उड़ा दो। सिकंदर का यह आदेश मिलते ही उस सैनिक ने तलवार उठाई और उन सैनिकों की ओर बढ़ा जिनके लिए मारने का आदेश दिया गया था। वे सैनिक एक ही कतार में खड़े थे। अपने लिए मृत्युदंड सुनकर भी उनके चेहरे पर मृत्यु का कोई भय न था। वह सैनिक उनके करीब पहुंचा और उसने एक सैनिक पर तलवार का प्रहार करने का प्रयास ही किया था कि तभी सैनिकों की भीड़ से कुछ दूर घोड़े पर सवार फिलिटिस चीखा, ठहरो, इन्हें मारना मत। सभी की दृष्टि फिलिटिस की तरफ घूम गई। सिकंदर ने भी उसे देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं। फिलिटिस घोड़े से चलता हुआ सिकंदर के पास पहुंचा। घोड़े से उतरा और सिकंदर से बोला, इन सैनिकों को मत मारो यूनान सम्राट। जो कुछ भी हुआ है उसका कारण मैं हूं। तुम? सिकंदर ने आश्चर्य से पूछा। हां, फिलिटिस का स्वर निर्भीक था। ये सैनिक आपसे असंतुष्ट हैं और आपके विरुद्ध इनके मन में विद्रोह है जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूं। अगर मौत की सजा देनी है तो पहले मुझे दीजिए। तो तुम मेरे विरुद्ध इन सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसा रहे थे, है ना? सिकंदर फाड़ खाने वाले स्वर में बोला, यूनान सम्राट, यह विद्रोह मेरे उकसाने पर नहीं बल्कि आपके गलत क्रिया कलापों के कारण पनपा है। आप स्वयं को ईश्वर समझकर अपनी पूजा कराने पर आमादा हो गए। भूल गए कि आप पर यूनान सभ्यता और संस्कृति के विस्तार का दायित्व था। इसी दायित्व के लिए आपका विजय अभियान शुरू हुआ था। आपने ईरानी राजचिन्हों को धारण कर लिया जिससे मकदूनिया का कोई भी सैनिक पसंद नहीं करता है। फिलिटिस आक्रोश में कहे जा रहा था, यह विद्रोह इस बात की अभिव्यक्ति है कि हम मकदूनिया वासी लोग ऐसे किसी राजा को नहीं चाहते जो अपने मुल्क की जन भावना के विपरीत आचरण करने लगे। हम खामोश। सिकंदर बीच में ही दहाड़ पड़ा। तुम नहीं जानते हो फिलिटिस कि तुम किसके सामने गुस्ताखी कर रहे हो
और ना यह जानते हो कि इसकी कितनी गंभीर सजा होगी। मैं सब जानता हूं यूनान सम्राट। फिलिटस के स्वर में शांति और निर्भीकता बरकरार थी। इस सब की सजा आप मेरे लिए मौत ही दे सकते हैं। हाँ फिलिटस, हाँ, सिकंदर गुर्राते हुए बोला। मैं तुम्हें मौत की सजा ही दूंगा। यह ऐसी सजा होगी जिसे देखकर किसी की रूह कांप उठेगी और वह फिर कभी मुझसे विद्रोह करने का साहस नहीं कर सकेगा। इतना कहकर सिकंदर ने खड़े खड़े उच्च स्वर में घोषणा करते हुए कहा, सैनिकों, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बगावत की है उनमें सबसे बड़ा मुखिया अश्वसेना अध्यक्ष फिलिटस है, अतः कल उसे मौत की सजा दी जाएगी। फिलिटस के बाद उसका सहयोग करने वाले सभी सैनिकों को कल मौत के घाट उतारा जाएगा। मेरा हुक्म है कि इस मौके पर रहे सैनिक उपस्थित हरे, ताकि वह अपनी आंखों से देख सकें कि मुझसे गद्दारी और विद्रोह की कैसी सजा भुगतनी पड़ती है। फिलिटस को मौत की सजा का ऐलान करके सिकंदर वहां से चला गया। सभी सैनिक सहमे हुए उसे जाते हुए देखते रहे। इस घोषणा के पश्चात फिलिटस और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया, परंतु फिलिटस और उसके सैनिकों के चेहरे पर भय की एक भी रेखा नहीं थी, बल्कि वे मुस्कुरा रहे थे। उनकी इस मुस्कुराहट में भी आक्रोश की झलक दृष्टिगोचर हो रही थी। आपसे एक विनम्र निवेदन है यूनान सम्राट, सिकंदर के समक्ष उपस्थित एक वरिष्ठ सैन्य प्रमुख ने कहा। कहो, सिकंदर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सम्राट, वह सैन्य प्रमुख बोला, आप जानते हैं कि हम यूनान से सैन्य विजय हेतु ही निकले हैं। मकदूनिया के सैनिक भी हमारी सेना में भारी संख्या रखते हैं। उनमें एकाएक पैदा हुई विद्रोह भावना चिंता का विषय है। सिकंदर ने सैन्य प्रमुख के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ाते हुए प्रश्न किया, तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं तुम उस गद्दार फिलिटस का पक्ष तो नहीं ले रहे हो? मैं फिलिटस का पक्ष नहीं ले रहा हूं महाराज सिकंदर, सैन्य प्रमुख आदरपूर्ण स्वर में बोला। मैं आपके समक्ष वास्तविकता रखना चाहता हूं। कैसी वास्तविकता? सिकंदर के चेहरे पर झुंझलाहट उभरी। वह वास्तविकता जो फिलिटस और उसके साथी सैनिकों को मौत के घाट उतार देने के पश्चात आपके सामने भारी कठिनाई बनकर उपस्थित हो जाएगी। मेरा नाम सिकंदर है सैन्य प्रमुख, सिकंदर ने दर्पयुक्त वाणी में कहा। मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। मुझे अपने प्रति गद्दारी करना असहनीय है। निसंदेह ऐसा ही होना चाहिए, सैन्य प्रमुख बोला, परंतु जब वस्तु, स्थितियां उद्देश्य में बाधक बन सकती हैं, उस समय ऐसे नाजुक निर्णयों से बचना चाहिए जो सैनिकों में असंतोष को बढ़ावा देते हों। फिलिटस अश्वसेना का प्रमुख है। उसके साथ जो सैनिक हैं वे मकदूनिया के ही निवासी हैं। फिलिटस को मौत की सजा देने पर सैनिकों में असंतोष ही बढ़ेगा, जिससे आपकी ही शक्ति कम होगी। ऐसे में आप कैसे बाहरी शत्रुओं का सामना कर सकेंगे यूनान सम्राट, जब आपकी ही सेना में बिखराव होगा? अतएव फिलिटस को मौत की सजा पर पुनर्विचार करें और फिलिटस को बुलाकर समझाएं और अपने पक्ष में कर लें, क्योंकि आपका हित ही सबका हित है, सबका हित ही आपका हित। सिकंदर को सैन्य प्रमुख का यह परामर्श वजनदार लगा। उसने अनुभव किया कि वास्तव में ही मैं यह बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। उसने सैन्य प्रमुख की प्रशंसा करते हुए कहा, शाबाश सैन्य प्रमुख, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठता यदि तुम इस समय आकर मेरी इस गलती की ओर ध्यान ना दिलाते। यह तो मेरा कर्तव्य है यूनान सम्राट कि किसी भी भावी संकट के प्रति आपको सचेत करूं, सैन्य प्रमुख बोला। ठीक है, सिकंदर ने कहा, मैं कल फिलिटस को दी जाने वाली मौत की सजा को स्थगित करता हूं। तुम जाओ और फिलिटस को मेरे पास बुलाकर लाओ। जो आज्ञा यूनान सम्राट, सैन्य प्रमुख ने कहा और सैनिक अभिवादन करके चला गया। सिकंदर के चेहरे पर सोचपूर्ण मुद्रा नजर आने लगी। सिकंदर ने अश्वसेना अध्यक्ष फिलिटस को अपने पास बुलाकर उसे प्रेम पूर्वक समझाया। काफी देर तक उसके भीतर उठते आवेग को सिकंदर बड़ी बुद्धिमता से शांत करता चला गया और अतः उसे सफलता मिल ही गई। अब फिलिटस सिकंदर से संतुष्ट था। न केवल संतुष्ट हो चुका था, बल्कि उसने सिकंदर के विजय अभियान से प्राणपण से जुटने का
भी संकल्प जाहिर कर दिया। इस प्रकार सिकंदर ने अपनी सेना में बिखराव और असंतोष को चतुराई से संभाल लिया। इसके बाद उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। इधर उसके दोनों सेनापतियों की सेना रनेबर दर्रे की ओर बढ़ी, जो भारत का प्रवेश द्वार था। कहते हैं कि भारतीयों ने उस दर्रे की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी, अतएव यूनानी सेना ने निर्विरोध तथा अत्यंत सरलता से उस दर्रे को पार कर लिया और पेशावर में आ डटी। उस समय उस प्रदेश में अष्टक नाम की जाति शासन कर रही थी। यूनानी सेना ने न केवल उसे परास्त किया, बल्कि राज्य और राजा विहीन भाड़े के सैनिकों के रूप में अपनी सेना में भर्ती कर लिया। सेना का दूसरा भाग लिया, जिसका संचालन सिकंदर स्वयं कर रहा था। स्वात तथा बेरजोट नदी की घाटियों में प्रविष्ट हुआ। इस प्रदेश में कई लड़ाकू जातियां निवास करती थीं। सिकंदर ने उन्हें परास्त कर अपनी सेना में शामिल कर लिया। आगे बढ़ने पर अश्यक नामक पहाड़ी जाति से सिकंदर का टकराव हुआ। उसने अश्यकों को भी अपनी सेना में भर्ती हो जाने को कहा, परंतु उन्होंने अत्यंत साहसपूर्वक सिकंदर के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। अश्यकों के इनकार से रुष्ट होकर सिकंदर ने बड़ी निर्दयता पूर्वक उनका वध कराया। एक दो अन्य छोटे छोटे राज्य को परास्त कर सिकंदर अब सिंधु नदी की ओर बढ़ रहा था। उस समय उसकी प्रथम सेना भी सिंधु नदी की ओर बढ़ रही थी। ओहिंद नामक स्थान पर सिकंदर की दोनों सेनाएं आकर मिल गई। इसके बाद दोनों सेनाओं के सिंधु नदी पार करते वक्त किसी भी नरेश ने उनका विरोध नहीं किया। सिकंदर ने उन दोनों सेनाओं के भाड़े के जो सैनिक भर्ती किए थे, उनका सिकंदर को बहुत लाभ मिल रहा था। वे एक तरफ तो आगे बढ़ने के मार्ग के बारे में जानकारी देने में सहायक हो रहे थे, दूसरे वे भारतीय राज्यों और राजाओं के बारे में भी काफी कुछ बता रहे थे। वहां तक आ जाने वाले सिकंदर को अब वास्तविक युद्ध करना था, भारतीयों का रणकौशल देखना था। सिकंदर ने सिंधु पार अपना पड़ाव डाल दिया था। राज्यों को रौंदता हुआ आगे बढ़ने का समय अब बीत चुका था। पड़ाव डालने के बाद सिकंदर प्रतीक्षा करने लगा अपने सैनिकों की ताजा दम होने की। कई वर्षों से लगातार युद्ध में जूझते रहते तथा लंबी लंबी यात्राएं करने के कारण सिकंदर के सैनिक काफी थक चुके थे। उन्हें पर्याप्त विश्राम की आवश्यकता थी और यह विश्राम सिंधु नदी के तट पर डेरा डालने के बाद सिकंदर के सैनिकों को मिल रहा था। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तब तक के लिए धन्यवाद।